मुसीबत भरा जीवन। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां रहता था एक बुजुर्ग व्यक्ति। नाम था रामनाथ। उसकी उम्र करीब 70 साल की थी। बाल सफेद हो चुके थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन रामनाथ, वो कहा जाता, उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उस टूटी झोपड़ी के। गांव वालों ने समझाया, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोला, मुसीबतें ही तो मेरा जीवन रही है। ये भी सही। बाढ़ में झोपड़ी बह गई। कई दिन तक रामनाथ, अब अकेला रामनाथ, उस कच्चे घर में जी रहा था। एक वक्त का खाना मुश्किल से जुटता। कभी मंदिर से भिक्षा मिलती, कभी भूखा सो जाता। फिर भी उसकी जुबान पर शिकायत नहीं थी। हर सुबह ईश्वर को हाथ जोड़कर यही कहता, जो तूने दिया है वो भी बहुत है। रामनाथ ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। फिर धीरे से बोला, जीवन मुसीबतों से भरा था बेटा, लेकिन तू आ गया, अब ये भी धन्य हो गया। सीख, मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान अगर सहने की हिम्मत रखे और मन में विश्वास बनाए रखे तो जीवन एक दिन मुस्कुरा ही देता है। चालाक मोर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में मोहन नाम का एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इतने चमकीले थे कि जंगल के सारे जानवर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन सिर्फ सुंदर ही नहीं, मोहन बहुत चालाक भी था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वह मोहन को पकड़कर जाल ले जाकर बेचना चाहता था। शिकारी ने जाल बिछाया और कुछ दाने डालकर मोहन को फांसने की कोशिश की। मोहन दूर से सब देख रहा था। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। मोहन जोर-जोर से नाचने लगा और इतनी सुंदर आवाज में गाने लगा कि शिकारी खुद मोहित हो गया। शिकारी धीरे-धीरे मोहन के पास आया। मोहन ने भी थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया। जब शिकारी बिल्कुल पास आ गया, तभी मोहन एकदम तेजी से उड़ा और पास के पेड़ पर जा बैठा। शिकारी का जाल खाली रह गया। शिकारी हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया और मोहन हंसते हुए बोला, चालाकी से जाल से बचा जा सकता है, ताकत से नहीं। उस दिन से जंगल के सारे जानवर मोहन को सिर्फ उसके सुंदर पंखों के लिए नहीं, उसकी समझदारी के लिए भी सराहने लगे। भी प्रतिभाशाली और मेहनती युवक रहता था। अपने परिश्रम, बुद्धि और लगन के बल पर उसने बहुत छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर ली। खेती हो या व्यापार, हर काम में वो सबसे आगे था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और बच्चे उसे आदर्श मानते थे। लेकिन समय के साथ साथ विक्रम के अंदर अहंकार घर करने लगा। उसे लगने लगा कि वो दूसरों से बेहतर है और बाकी सब लोग उससे नीचे हैं। अब वो न तो किसी की सलाह सुनता था और न ही किसी की मदद करता। जो लोग पहले उसके करीबी थे, वे भी अब उससे दूर होने लगे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने देखा कि विक्रम में प्रतिभा तो है, पर वो घमंड के अंधेरे में डूबता जा रहा है। साधु ने उसे समझाने की कोशिश की, पर विक्रम ने उल्टा साधु का ही अपमान कर दिया। कुछ समय बाद विक्रम के व्यापार में घाटा होने लगा। फसलें खराब हो गई और पुराने साथी भी उसका साथ छोड़ने लगे। अब वो अकेला रह गया था। जब कोई संकट आता तो मदद के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि सबको वो तुच्छ समझता था। एक दिन वही साधु फिर गाँव आए। इस बार विक्रम खुद उनके पास गया और सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने अहंकार में आपको और सबको ठुकरा दिया। आज जब कुछ नहीं बचा, तब समझ आया कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का घमंड था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्ञान और सफलता का मूल्य तभी है जब उसके साथ विनम्रता हो। अहंकार तो एक जलते हुए दीपक को भी बुझा सकता है। पिता का कर्ज चुकाया बेटियों। गांव के छोटे से घर में रहते थे रमेश बाबू, एक साधारण किसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार को पाला। उनकी 3 बेटियां थी, आरती, सीमा और पूजा। लोगों ने कहा, बेटियां हैं, इनसे क्या उम्मीद रखोगे? बेटा नहीं हुआ,
बुढ़ापे में कौन संभालेगा? लेकिन रमेश बाबू को अपनी बेटियों पर नाज था। उन्होंने कभी किसी बेटे की कमी महसूस नहीं की। उन्होंने बेटियों को पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। समय के साथ रमेश बाबू पर खेती का कर्ज बढ़ता गया। फसलें खराब होती रहीं, बारिश धोखा देती रही, कर्ज बढ़ता गया, ब्याज का बोझ सिर चढ़ गया। रमेश बाबू ने कर्ज उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उम्र और हालात ने साथ नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा ले ली। जब बेटियों को यह पता चला कि पिता लाखों रुपए के कर्ज में डूबे हुए थे, तो समाज ने फिर ताना मारा। अब देखो, कौन चुकाएगा ये कर्ज? बेटियां क्या कर लेंगी? पर बेटियां सिर्फ आंसू नहीं बहाती, वे संघर्ष भी करती है। आरती ने नौकरी की तलाश शुरू की और एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। सीमा ने सिलाई सीखकर एक बुटीक शुरू किया और पूजा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घर का बना अचार और पापड़ बेचना शुरू किया। तीनों ने तय किया, पापा का कर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। दिन रात की मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर धीरे धीरे उन्होंने सारे कर्ज चुका दिए। जिन लोगों ने कहा था कि बेटियां बोझ होती हैं, वही आज उनके साहस और संघर्ष की मिसालें देने लगे। गांव में अब भी एक दीवार पर चूने से लिखा हुआ है, पिता का कर्ज चुकाया बेटियों ने, बेटियां भी बेटे से कम नहीं होती। खूनी कार, गांव का बदला। कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में। एक वीरान सड़क पर एक पुरानी जंग लगी लाल रंग की कार खड़ी थी। हवा में सन्नाटा था, पर उस कार के अंदर कुछ था, कुछ बहुत डरावना। 20 साल पहले गांव रामपुर में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। उसे गाड़ियों से बहुत लगाव था। उसने अपने दम पर एक रेसिंग कार बनाई, तेज, चमकदार और लाल रंग की। उसका सपना था कि वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा रेसर बने। लेकिन गांव के कुछ लोग, ठाकुर सुरेश, पंडित हरिराम और प्रधान रघुवीर, उससे जलते थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा सपना देखे। एक रात उन्होंने अर्जुन की कार में आग लगा दी और अर्जुन उसी कार में जिंदा जल गया। वर्तमान समय 20 साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को इंजन की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी ड्राइवर के लाल कार घूमती थी और एक एक करके वे लोग मरने लगे जो अर्जुन की मौत के जिम्मेदार थे। ठाकुर सुरेश अपने खेत में उस कार से कुचला गया। पंडित हरिराम मंदिर में आग लग गई और वो उसी में जल गया। प्रधान रघुवीर, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गांव में डर का माहौल बन गया। मीरा, गांव की एक बहादुर लड़की, जिसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। उसे अर्जुन की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, अगर मेरी आत्मा को इंसाफ ना मिला तो मैं लौटूंगा और अपना बदला लूंगा। मीरा को समझ में आता है कि ये कोई आम कार नहीं है। ये कार अब एक भूत है, एक खूनी आत्मा है। मीरा जंगल में उस कार के पास जाती है और अर्जुन की आत्मा से बात करती है। वो उसे बताती है कि अब उसके दुश्मन मर चुके हैं। अर्जुन की आत्मा एक पल को शांत होती है, लेकिन फिर कहती है, मेरी मौत अकेले नहीं हुई थी। पूरे गांव ने मुझे अकेला छोड़ा था। अब सबको सजा मिलेगी। और तभी वो कार फिर से स्टार्ट होती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वो कार अब भी घूम रही है और अगला नंबर किसका है, कौन जाने। गधे के सवार एक दिन रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त गांव से शहर जा रहे थे। उनके पास एक ही गधा था। रास्ता लंबा था तो दोनों ने तय किया कि बारी बारी से गधे पर बैठेंगे। पहले रामू बैठा, श्यामू पैदल चला। रास्ते में लोग हंसने लगे, देखो कितना आलसी है, खुद गधे पर बैठा है और बेचारा दोस्त पैदल चल रहा है। रामू शर्मा कर नीचे उतर आया। अब श्यामू बैठ गया। फिर लोग बोले, वाह कैसा दोस्त है, खुद मजे कर रहा है और रामू को धूप में तपा रहा है। दोनों परेशान हो गए।
उन्होंने सोचा, चलो दोनों साथ बैठ जाते हैं। अब दोनों गधे पर चढ़ गए। बेचारा गधा लुढ़कते लुढ़कते गिर पड़ा। आसपास के लोग ठहाके लगाने लगे, हा हा हा। गधे को ट्रक बना दिया इन दोनों ने। रामू और श्यामू समझ गए, दुनिया चाहे जो कहे, सही वही है जो खुद सही लगे। सीख, लोगों की बातें सुनते रहोगे तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। का बदला। कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में। एक वीरान सड़क पर एक पुरानी जंग लगी लाल रंग की कार खड़ी थी। हवा में सन्नाटा था, पर उस कार के अंदर कुछ था, कुछ बहुत डरावना। 20 साल पहले गांव रामपुर में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। उसे गाड़ियों से बहुत लगाव था। उसने अपने दम पर एक रेसिंग कार बनाई, तेज, चमकदार और लाल रंग की। उसका सपना था कि वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा रेसर बने। लेकिन गांव के कुछ लोग, ठाकुर सुरेश, पंडित हरिराम और प्रधान रघुवीर, उससे जलते थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा सपना देखे। एक रात उन्होंने अर्जुन की कार में आग लगा दी और अर्जुन उसी कार में जिंदा जल गया। वर्तमान समय 20 साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को इंजन की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी ड्राइवर के लाल कार घूमती थी और एक एक करके वे लोग मरने लगे जो अर्जुन की मौत के जिम्मेदार थे। ठाकुर सुरेश अपने खेत में उस कार से कुचला गया। पंडित हरिराम मंदिर में आग लग गई और वो उसी में जल गया। प्रधान रघुवीर, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गांव में डर का माहौल बन गया। मीरा, गांव की एक बहादुर लड़की, जिसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। उसे अर्जुन की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, अगर मेरी आत्मा को इंसाफ ना मिला तो मैं लौटूंगा और अपना बदला लूंगा। मीरा को समझ में आता है कि ये कोई आम कार नहीं है। ये कार अब एक भूत है, एक खूनी आत्मा है। मीरा जंगल में उस कार के पास जाती है और अर्जुन की आत्मा से बात करती है। वो उसे बताती है कि अब उसके दुश्मन मर चुके हैं। अर्जुन की आत्मा एक पल को शांत होती है, लेकिन फिर कहती है, मेरी मौत अकेले नहीं हुई थी। पूरे गांव ने मुझे अकेला छोड़ा था। अब सबको सजा मिलेगी। और तभी वो कार फिर से स्टार्ट होती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वो कार अब भी घूम रही है और अगला नंबर किसका है, कौन जाने। उस रात अर्जुन को क्या दिखा, ये कोई नहीं जानता। गांव में हलचल, सुबह का समय। लोग अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। कुएं से अब कोई आवाज नहीं आती, लेकिन अर्जुन भी तो वापस नहीं आया। हवेलीदार का बेटा खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों है। बस बहुत हुआ ये तमाशा। मेरे दोस्त को निगल गया वो कुआं। घूमकर नौकर से कहता है, दादाजी को बुलाओ। अब वक्त आ गया है कि नाना जी इस रहस्य को सुलझाए। पुरानी जीप से एक बुजुर्ग का आगमन, सफेद दाढ़ी, गले में तुलसी की माला, आंखों में तेज। ये हैं नाना, एक तांत्रिक और रहस्यविद। जिस कुएं ने नैना को बंधा रखा था, अब वहां एक नई आत्मा कैद है और उसे मुक्त करने कुएं के पास पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चारों ओर दीप जलते हैं। नाना मंत्रों के बीच गंभीर स्वर में, नैना अब अकेली नहीं है। अर्जुन की आत्मा उसकी परछाई बन चुकी है। कुएं से फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार दो आवाजें एक साथ गूंजती हैं, नैना और अर्जुन की। नैना, अर्जुन एक साथ। अब देर हो चुकी है, हम साथ हैं, हमेशा के लिए। तेज हवा चलती है, दिए बुझ जाते हैं और अचानक कुएं से एक जोरदार रोशनी निकलती है। क्या नाना अर्जुन को बचा पाएंगे या अब नैना का अगला शिकार कोई और होगा? सच्चाई जितनी सामने है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है ये कहानी। बहुत समय पहले धनपुर गांव में एक सूखा कुआं था, लेकिन वो कुआं बस सूखा नहीं था।
उसमें बसी थी एक आत्मा, नैना की आत्मा। नैना रोज मंदिर में पूजा करती थी, गायों को चारा देती थी और किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? नैना, तुझ जैसी लड़की को मैं अपना बना सकता हूँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं जमींदार का बेटा हूँ। अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। विक्रम ने अपना गुस्सा नहीं रोका और एक रात उसने नैना को कुएं में धक्का दे दिया। उस रात के बाद से कुएं से कोई लड़की के रोने की आवाज आती। उसने भी उधर झांका, वो लौटकर नहीं आया। अर्जुन, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाऊंगा और सच्चाई लाकर रहूंगा। रात में रिकॉर्डर चालू करता है। अगर तुम यहां हो नैना, तो सामने आओ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस रात अर्जुन को क्या दिखा ये कोई नहीं जानता, पर अगली सुबह कुएं से एक रोशनी उठी और फिर कभी वहां कोई आवाज नहीं आई। नैना को शायद अब शांति मिल गई थी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गधे के सवार एक दिन रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त गांव से शहर जा रहे थे। उनके पास एक ही गधा था। रास्ता लंबा था तो दोनों ने तय किया कि बारी बारी से गधे पर बैठेंगे। पहले रामू बैठा, श्यामू पैदल चला। रास्ते में लोग हंसने लगे, देखो कितना आलसी है, खुद गधे पर बैठा है और बेचारा दोस्त पैदल चल रहा है। रामू शर्मा कर नीचे उतर आया। अब श्यामू बैठ गया। फिर लोग बोले, वाह कैसा दोस्त है, खुद मजे कर रहा है और रामू को धूप में तपा रहा है। दोनों परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, चलो दोनों साथ बैठ जाते हैं। अब दोनों गधे पर चढ़ गए। बेचारा गधा लुढ़कते लुढ़कते गिर पड़ा। आसपास के लोग ठहाके लगाने लगे, हा हा हा। गधे को ट्रक बना दिया इन दोनों ने। रामू और श्यामू समझ गए, दुनिया चाहे जो कहे, सही वही है जो खुद सही लगे। सीख, लोगों की बातें सुनते रहोगे तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। बहादुरी गने गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भूत का साया था, जो रात होते ही दिखाई देता और डरावनी आवाजें निकालता। गांव वाले उस जंगल में जाने से कतराते थे। एक दिन जंगल का राजा शेर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बड़ा सफेद साया हवा में तैर रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। शेर पहले तो चौकन्ना हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। शेर गरजते हुए बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ। भूत ने और भी डरावनी आवाज निकाली, लेकिन शेर डरा नहीं। उसने अपने पंजों से जमीन पर जोरदार वार किया और पूरे जंगल में उसकी दहाड़ गूंज उठी। तभी एक जोरदार हवा चली और भूत का पर्दाफाश हो गया। वो असल में एक बूढ़ा उल्लू था, जो अपनी सफेद पंख फैलाकर डरावना दिखने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो वे बहुत खुश हुए और शेर की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद कोई भी जंगल में जाने से नहीं डरता था और भूतिया जंगल का नाम बदलकर निर्भय वन रख दिया गया। शिक्षा, डर का सामना करने से ही उसका अंत होता है। किस्मत का रहस्य। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव वाले उसे अक्सर ताने मारते, तेरे जैसे की किस्मत कभी नहीं बदलती। राघव रोज एक पुरानी लाइब्रेरी में जाता और किताबें पढ़ता। एक दिन उसे एक फटी हुई किताब मिली, जिसमें एक नक्शा छिपा था। नक्शे पर लिखा था, जिसे खुद पर भरोसा हो, वही मेरी ताकत का हकदार है। राघव ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना संदूक दफन था। उसे लगा उसमें खजाना होगा, लेकिन जब संदूक खोला तो उसमें सिर्फ एक कागज था, जिस पर लिखा था,
तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। जो तुमने अभी तक किया वही असली खजाना है। राघव को समझ आया कि उसकी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास ही उसकी किस्मत बदलने का रहस्य थे। सालों बाद वही लड़का एक बड़ा लेखक बना और उसकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देने लगी। सीख, किस्मत सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती, उसे मेहनत, हिम्मत और भरोसे से जीता जाता है। समय का सबक, दो भाइयों की हांडी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों मेहनती थे और साथ में खेती करते थे। एक दिन उन्हें जंगल में एक पुराना मिट्टी का बर्तन, हांडी, मिला। हांडी में सोने के सिक्के भरे हुए थे। दोनों बहुत खुश हुए। सुरेश बोला, भाई, इसे हम दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर हांडी को खेत के एक कोने में गाड़ दिया। समय बीतता गया। सुरेश कई बार रमेश से कहता, भाई, चलो हांडी निकाल लेते हैं, कुछ जमीन खरीद लेते हैं, कुछ घर की मरम्मत कर लें। लेकिन रमेश हमेशा कहता, अभी नहीं भाई, सही समय आने दो। साल दर साल निकल गए। एक दिन जब सुरेश खेत में काम कर रहा था तो देखा कि उस कोने पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे हैं। वो दौड़ता हुआ गया तो पता चला कि सरकार ने उस जमीन को सड़क बनाने के लिए अधिग्रहित कर लिया है। जब उस जगह खुदाई हुई तो हांडी मिल ही नहीं पाई। या तो उसे कोई ले गया या वो मिट्टी में कहीं गुम हो। सुरेश बहुत दुखी हुआ। उसने रमेश से कहा, भाई, अगर हम समय पर वो हांडी निकाल लेते तो आज हमारे पास बहुत कुछ होता। रमेश भी पछताया और बोला, खूनी कार, गांव का बदला। कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में एक वीरान सड़क पर एक पुरानी, जंग लगी लाल रंग की कार खड़ी थी। हवा में सन्नाटा था, पर उस कार के अंदर कुछ था, कुछ बहुत डरावना। 20 साल पहले गांव रामपुर में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। उसे गाड़ियों से बहुत लगाव था। उसने अपने दम पर एक रेसिंग कार बनाई, तेज, चमकदार और लाल रंग की। उसका सपना था कि वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा रेसर बने। लेकिन गांव के कुछ लोग ठाकुर सुरेश, पंडित हरिराम और प्रधान रघुवीर उससे जलते थे। उन्हें मंजूर नहीं था कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा सपना देखे। एक रात उन्होंने अर्जुन की कार में आग लगा दी और अर्जुन उसी कार में जिंदा जल गया। वर्तमान समय 20 साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को इंजन की आवाज सुनाई देती थी। बिना किसी ड्राइवर के लाल कार घूमती थी और एक एक करके वे लोग मरने लगे जो अर्जुन की मौत के जिम्मेदार थे। ठाकुर सुरेश अपने खेत में उस कार से कुचला गया। पंडित हरिराम मंदिर में आग लग गई और वो उसी में जल गया। प्रधान रघुवीर, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गांव में डर का माहौल बन गया। मीरा, गांव की एक बहादुर लड़की, जिसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। उसे अर्जुन की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, अगर मेरी आत्मा को इंसाफ ना मिला तो मैं लौटूंगा और अपना बदला लूंगा। मीरा को समझ में आता है कि ये कोई आम कार नहीं है। ये कार अब एक भूत है, एक खूनी आत्मा है। मीरा जंगल में उस कार के पास जाती है और अर्जुन की आत्मा से बात करती है। वो उसे बताती है कि अब उसके दुश्मन मर चुके हैं। अर्जुन की आत्मा एक पल को शांत होती है, लेकिन फिर कहती है, मेरी मौत अकेले नहीं हुई थी। पूरे गांव ने मुझे अकेला छोड़ा था। अब सबको सजा मिलेगी। और तभी वो कार फिर से स्टार्ट होती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वो कार अब भी घूम रही है और अगला नंबर किसका है, कौन जाने।